उन्हें समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार। आप न रह जाएं न्याय पाने से वंचित। आपकी कानूनी सवालों के जवाब के लिए हम लेकर आए हैं एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प। हम आपको बताएंगे आपके कानूनी अधिकार, हम आपको देंगे निःशुल्क कानूनी सलाह। ये हम हैं एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प में और मैं हूं आपके साथ एडवोकेट राजीव कुमार शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर एक मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है। उसी कड़ी में आज हम आपको लेकर चलते हैं शाहजहांपुर, जहां हमारे सहयोगी ज्ञान प्रकाश ने की एडवोकेट ओम सिंह के साथ खास मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारे सहयोगी ज्ञान प्रकाश की खास रिपोर्ट। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज जनपद शाहजहांपुर। आजादी के दौरान काकोरी कांड के महानायकों ने अपनी आहुति दी, जिनके नाम से जाना जाता जनपद शाहजहांपुर। मुंबई फिल्म जगत में तमाम कलाकार कार्यरत हैं, जिनके नाम से जाना जाता जनपद शाहजहांपुर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत के विषय में अपने खास प्रोग्राम एक मुलाकात में, जो अधिवक्ता है, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, आइए मिलते हैं ओम सिंह से। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम एक मुलाकात में। आज हमारे बीच हैं ओम जी, अधिवक्ता। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हम जानना चाहेंगे आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ से हुई? मैं बेसिकली इसी जनपद शाहजहांपुर में एक विकास खंड है मदनापुर, उसमें एक बहुत छोटा सा गांव है चंदोखा। तो प्राइमरी शिक्षा मेरी प्राथमिक विद्यालय चंदोखा से हुई है। उसके बाद मैंने 8वीं उच्च प्राथमिक विद्यालय मदनापुर से की है। हाई स्कूल की परीक्षा मैंने जगन्नाथ सिंह इंटर कॉलेज हार गुरैया, और इंटर की शिक्षा मैंने काकोरी शहीद इंटर कॉलेज मिरानपुर कटरा से प्राप्त की। उसके बाद शाहजहांपुर आ गया और उच्च शिक्षा यहाँ से प्राप्त की। आपने एलएलबी कहाँ से पास आउट किया? एलएलबी मैंने रुहेलखंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय मुमुक्ष आश्रम शाहजहांपुर से की। एलएलबी पास आउट करने के बाद सर आपने जो प्रैक्टिस की वो कब और कहां से शुरू की? 2010 में विधि परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत शाहजहांपुर जनपद न्यायालय में हमारे सीनियर श्री वेदपाल सिंह चौहान, उनके साथ में उनसे सीखकर उनकी जूनियरशिप में मैंने विधि व्यवसाय प्रारंभ किया। सर, जो एक अहम सवाल कि वकालत के प्रोफेशन में रहकर शुरुआती दिनों में जो आपने स्ट्रगल किया है, जो फाइट की है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी पेशा आप अपनाते हैं या किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो संघर्ष सभी को वहां करना पड़ता है। और संघर्ष का जो समय होता है, उस समय में जितना अधिक आप संघर्ष करेंगे, जितना अधिक आप समय देंगे, जितनी तपस्या करेंगे, जितना त्याग देंगे, आगे के समय में वही जीवन में काम आता है। कि उस संघर्ष का सीखने का समय निश्चित होता है, करने के लिए पूरी आयु पड़ी होती है। जो कि व्यक्ति किसी व्यवसाय में हो, जीवन भर सीखता रहता है, लेकिन जो सीखने की उसकी कैपेसिटी है वो शुरुआती दिनों में जो होती है वो बाद में नहीं रहती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ है। श्री वेदपाल सिंह चौहान पूज्य गुरुदेव मेरे, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में जो मैंने सीखा, लगभग 4.5-5 वर्ष मैंने उनके साथ बैठकर सीखा। उसके बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू की, और आज जो आप सब लोग देख रहे हैं वो मेरे पूज्य गुरुदेव का ही आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब चल रहा है। सर, वकालत के पेशे में कभी कोई ऐसा एक्साइटिंग पल आया हो जहां आपको खुशी और गम दोनों महसूस हुए हो? ऐसा रहता है, बार बार रहता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति विशेष से आपको बहुत लगाव है और अचानक उस पर विभिन्न प्रकार की विपदाएं, बाधाएं आ जाएं और उसे दूर करने की जिम्मेदारी आपको ही मिले, तो जिम्मेदारी निभाते हुए खुशी होती है, उसको बचाते हुए खुशी होती है। और उस व्यक्ति को जब पीड़ा में देखते हैं तो आपको दुख भी होता है। जैसे एक बहुत बड़े संत हैं इस देश के, स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज, भारत सरकार में अटल जी के नेतृत्व में जो सरकार थी उसमें गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं और विभिन्न धार्मिक संस्थाएं, लगभग 19 संस्थाओं को संचालित करते हैं। उनसे मेरा व्यक्तिगत लगाव है और उनका विशेष स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। वर्ष 2011 में एक उन पर आरोप लगा, उसमें बाद में पहले कुछ और लोग रहे, उसके बाद मुझे जिम्मेदारी मिली
तो जब वो फंसे तो मुझे दुख हुआ, और बाद में उससे जब मैंने उनको बाहर निकाला, मेरे सहयोग से बाहर निकले, तो मुझे खुशी भी हुई। अभी जल्दी ही आप सबने देखा वर्ष 2019 में फिर उन पर एक आरोप राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लगाया गया, और पूरे देश की इंटरनेशनल मीडिया, देश की मीडिया ने उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव तरीके से उठाया। लेकिन समय के साथ मैंने पहले दिन ही कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और स्वामी चिन्मयानंद बाइज्जत बरी होकर आएंगे। तो चूंकि उनसे मेरा विशेष स्नेह है, विशेष लगाव है, तो जब उन पर इस तरह का आरोप लगे तो मुझे बहुत दुख भी हुआ, और बाद में ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी। और 26 अप्रैल 2021 को जब वो माननीय न्यायालय से दोष मुक्त घोषित हुए, तो खुशी भी मुझे उतनी ही हुई जितनी शुरू में पीड़ा हुई थी। सर, आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? आदर्श में किसी एक व्यक्ति को नहीं मानता हूं। हर व्यक्ति में कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराई होती है। विभिन्न व्यक्तियों की जो अच्छाइयां मुझे लगती हैं उनमें, उनको मैं ग्रहण करता हूं। जो बुराइयां हैं उनमें, जो मेरी नजर में बुराइयां हैं, उनको मैं नजरअंदाज करता हूं। तो हर व्यक्ति में, हर अच्छे व्यक्ति में जो एक अच्छा गुण मुझे नजर आता है, वो उस गुण के तहत वो मेरा आदर्श है, और जो उसमें बुराइयां है उसको तो मैं नजरअंदाज ही कर देता हूं। इसलिए किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कह सकता कि मेरा आदर्श कौन है। सर, वैसे तो तमाम प्रोफेशन है, लेकिन आपने एक वकालत का ही प्रोफेशन क्यों चुना? इसमें क्या ऐसा लगा आपको? मैं जब प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो मेरे 2 रिश्तेदार थे। एक मेरे मामा जी थे जो भारतीय सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर थे, और एक मेरे जीजा जी थे जो वकालत के पेशे में थे। और मैं एक बहुत छोटे से गांव, पिछड़े हुए गांव से हूँ। तो वो दोनों लोग जब मेरे गांव आते थे तो मैं देखता था गांव के मोहल्ले के तमाम लोग आके बड़ा उनको सम्मान देते थे। मामा जी आते कहते फौजी साहब आ गए, फौजी साहब आ गए। और जब जिया जी आते थे तो वकील साहब आ गए, विभिन्न समस्याएं लेकर उनके पास आते थे। तो शुरू से ही मेरा एक ध्येय था, मैं या तो सेना में अफसर बनूंगा या मैं वकालत का पेशा अपनाऊंगा। मैंने ग्रेजुएशन किया, एनसीसी ली, एनसीसी में नेशनल कैंप कमांडर रहा, खूब मेहनत की। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड से मेरे पास है, और उसका लाभ यह है कि सेना में ऑफिसर्स में रिटन माफ है, लिखित परीक्षा नहीं होती है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि जैसे ही मुझको एनसीसी का सर्टिफिकेट मिला और ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ, वैसे ही उसी के साथ मैं ओवरेज हो गया। तो सेना में मैं एक बार भी उस सीडीएस की परीक्षा में भाग नहीं ले पाया। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ वकालत का बचा था। इसलिए मैंने फिर एलएलबी में एडमिशन लिया, वकालत की पढ़ाई की, और पीड़ितों को न्याय दिला सकूं, लोगों की समस्याओं का समाधान करा सकूं, लोगों का पीड़ा हरने में किसी भी तरह से सहायक बन सकूं। इस उद्देश्य से मैंने वकालत की पढ़ाई की, और उसके बाद वकालत के क्षेत्र में आप सबके सामने है। सर, अंतिम सवाल हमारा यह है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप युवा अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने युवा साथियों से इतना ही कहना चाहता हूं कि वकालत के पेशे में जब आप जाएं, आजकल देखने को मिलता है कुछ युवा अधिवक्ता ऐसे हैं जो किसी को भी अपना गुरु, अपना वरिष्ठ, अपना सीनियर मानने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, जो सामने वाला पढ़ाई करके आया है वही मैं पढ़ाई करके आया हूँ, तो वो मुझसे वरिष्ठ कैसे, वो मेरा सीनियर कैसे। तो उन्हें मेरा सुझाव सिर्फ इतना है कि पढ़ाई सभी ने एक समान की है, लेकिन जो कार्य करने का तरीका है, जो उनके पास अनुभव है, वो हमारे पास नहीं है। इसलिए किसी न किसी को कचहरी में अपना गुरु मानकर एक समर्पण भाव से उनके साथ कुछ समय बिताइए, काम करने का तरीका सीखिए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए, और उसके बाद आगे बढ़िए। अगर आप किसी को गुरु नहीं मानेंगे, किसी से नहीं सीखेंगे, गुरु बिन ज्ञान न होई, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, तो आप भले ही समाज में आगे बढ़े, लेकिन विभिन्न बाधाएं आपको आएंगी और कई बार आपको झटके लगेंगे। यदि गुरु आपके पास होगा तो आपको वो हर बाधा से निकाल देगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान भी कहे तभी मिलते हैं जब आप किसी को गुरु बनाए। भगवान से मिलने का रास्ता गुरु ही बताता है। तो जिस क्षेत्र में आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें किसी न किसी को अपना गुरु बनाइए और उसके माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो खास प्रोग्राम एक मुलाकात में युवा अधिवक्ताओं के लिए एक अच्छा सा संदेश एडवोकेट ओम सिंह जी ने दिया है। अगली बार मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ, रूबरू कराएंगे उनके जीवन के बारे में। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, आप देख रहे हैं एडवोकेट चेंबर फॉर लीगल हेल्प।